विनोद जी आपके पास आ रही हूं और उसके बाद मुंबई की बैठक पर वापस लौटेंगे। थोड़ा सा विषयांतर हो गया। विनोद जी, मुंबई की बैठक में चुनौतियां बहुत सारी हैं, ये तय है, लेकिन कुनबा बढ़ रहा है। 26 से 28 पार्टियां अब हो गई हैं और क्लेम एक ये भी है कि एनडीए से भी कुछ पार्टियां टूटकर इंडिया में आ सकती हैं। तो ये मोर्चा इंडिया नाम का ये कितनी बड़ी चुनौती 2024 में पैदा करेगा, या फिर जो बीजेपी का क्लेम है कि बिखर जाएगा? देखिए, बीजेपी का क्लेम तो खैर एक विपक्षी दल के नाते यही रहेगा, क्योंकि बीजेपी का क्लेम ये भी था कि कभी एक साथ नहीं आ सकते, ये तो खाली फोटो ऑप करते हैं। बेंगलोर में बैठे थे, कलकत्ता में गए थे, फोटो ऑप किया था, लेकिन वो पटना में बैठ गए। फिर ये हुआ एक बार बैठे अभी बिखर जाएंगे, लेकिन वो बेंगलोर में बैठ गए। अब बेंगलोर के बाद मुंबई में आ गए, मुंबई में आ गए। तो वो तो अपनी गति से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से बढ़ना चाहिए, थोड़ा और तेज बढ़ना चाहिए, जो भी सुकेश भी कह रहे थे। मैं ये बात कर रहा हूँ, देखिए, इंडिया गठबंधन में एनडीए से टूट के आएंगे कि नहीं आएंगे तो मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, ना मुझे लगता है कि एनडीए से भी कोई टूट के आएगा। लेकिन हाँ, जाहिर है, दो दो दल उन्होंने और बढ़ाए हैं, 28 दल हो गए, तो शायद कल एक आध दल कोई और आ जाए, जैसा कि दावा है उनका। लेकिन इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से 2019 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने वाला एक मंच बन रहा है, क्योंकि 2019 का जो चुनाव था उसमें भाजपा की जो सरकार है, मोदी जी का जो नेतृत्व था, उसके सामने कोई चुनौती संयुक्त रूप से नहीं थी, कोई सामूहिक चुनौती नहीं थी। पहली बार एक सामूहिक चुनौती देने की कोशिश विपक्षी दल कर रहे हैं। अब वो मेरिट पे मत जाइए कि कौन कन्विक्टेड है कौन नहीं। कन्विक्टेड इधर भी है कुछ, एनडीए में भी एक दो कन्विक्टेड है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एक बार आपके प्रोग्राम में नाम ले चुका हूँ। थोड़ा सा अगर शिवम भाई और हमारे अरुण कुमार जी खंगालेंगे सूची तो उसमें मिल जाएंगे। वो अभी जमानत पर ही है, पैरोल की जमानत पर, समझे। तो इसलिए वो कन्विक्ट लालू जी भी है और कन्विक्ट इधर भी है। ये करप्शन का मुद्दा जो कन्वीनियंस का मुद्दा है, इस देश में करप्शन का मुद्दा जवाहरलाल नेहरू के जमाने से चल रहा है, जब टीटी कृष्णाचारी को इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद इंदिरा गांधी के जमाने में भी आया, उसके बाद फिर जनता पार्टी का पूरा आंदोलन ही, जयप्रकाश आंदोलन ही करप्शन के मुद्दे पर था। 74 का पूरा मुद्दा गुजरात से लेकर के बिहार तक जो पूरा फैला, तो हम लोग तो उसके गवाह हैं, तो करप्शन मुद्दे पर था। फिर बीपी सिंह का करप्शन का मुद्दा आया, बोफोर्स का भ्रष्टाचार। फिर तो ये नरसिम्हा राव के जमाने में जो हर्षद मेहता कांड हुआ, ये सब हुआ, तो करप्शन। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा सतत मुद्दा है इस देश के में, और ये कोई नई बात नहीं है कि जैसे अरुण कुमार जी कह रहे हैं तो इतने पुराने हैं, सामाजिक न्याय की राजनीति के हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है बड़ी मुहिम छेड़ी थी, जब वो थे वित्त मंत्री, उसके बाद प्रधानमंत्री उसी मुद्दे बने थे। बाद में हुआ क्या? और इतना सेलेक्टिव है भ्रष्टाचार को लेकर के, हमारी राजनीतिक दल जो है सारे इतने सेलेक्टिव है कि हमारे, देखिए, आज अजीत पवार उधर चले गए तो इंडिया वालों के लिए भ्रष्ट हो गए, कल जब अजीत पवार इंडिया के साथ थे तो इंडिया वालों के लिए भ्रष्ट थे। अब इससे बड़ा सिलेक्टिव एग्जाम्पल, उदाहरण क्या ये चलता रहता है। लेकिन विनोद जी, मुंबई पर आ जाइए थोड़ा सा। हाँ, मुंबई की मैं बात ही कर रहा था। देखिए, मुंबई में जो बड़ी चुनौतियां हैं, देखिए, चेहरे की जहां तक बात है, ये मान लीजिए कि चेहरा कौन बन सकता है। क्या इंडिया गठबंधन में एक भी नेता, इंक्लूडिंग कांग्रेस के लीडर्स की मैं बात कर रहा हूं, उनको मिला के ऐसा है जो अपनी दम पर इस गठबंधन को 273 सीटें दिला सकते? नहीं है ना। क्या अखिलेश जी, अरविंद केजरीवाल जी, राहुल जी, ममता जी, नीतीश जी, लालू जी, स्टालिन जी, जितने जी हैं वहां पर, इनमें कोई है कि कह सकता है कि मुझे चेहरा बनाइए और मैं जिता के लाऊंगा? नहीं कह सकता ना। तो चेहरा कैसे बनेगा? चेहरा तो तभी बनता है जब उसको लेकर के पूरे देश में स्वीकार्यता बन जाती है, एक माहौल बन जाता है। जैसा 89 में वीपी सिंह बन गए थे चेहरा, 96 में अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी का चेहरा बन गए थे, स्वीकार्यता। तो वैसी स्वीकार्यता दिखती है अब अभी? मैं बता रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। इनकी स्वीकार्यताएं जो है अपने अपने राजनीतिक दलों वाले क्षेत्रों के प्रभाव क्षेत्र में है। अखिलेश जी की उत्तर प्रदेश में होगी, नीतीश जी की बिहार में होगी, ममता जी की बंगाल में होगी, सबकी अलग अलग है। अरविंद केजरीवाल की दिल्ली और पंजाब में हो सकती है, स्टालिन की तमिलनाडु में हो सकती है। लेकिन एक अखिल भारतीय स्वीकार्यता अभी इंडिया के किसी नेता की नहीं है। कांग्रेस के नेताओं की इनसे ज्यादा इसलिए है कि उनका प्रभाव ज्यादा राज्यों में है, लेकिन उनकी भी कई राज्यों में कांग्रेस शून्य की स्थिति में है, या बहुत कमजोर है तो वहां भी नहीं है। इसलिए ये पूरा चुनाव सामूहिक नेतृत्व पर ही लड़ा जाएगा, और चुनौती जो मोदी जी या एनडीए गठबंधन को इंडिया गठबंधन देगा, वो सामूहिक नेतृत्व में ही देगा। भारतीय जनता पार्टी बराबर ही सवाल पूछेगी, हमारे मित्र अनुजमत शिवम त्यागी बराबर पूछेंगे चेहरा कौन है, लेकिन राजीव रंजन जो है वो यही जवाब देंगे कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि दोनों की व्यवस्थाएं हैं। इनकी व्यवस्था है चेहरा पूछना,
और उनकी व्यवस्था है बताना कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सामूहिक में भी विनोद जी एक सबसे बड़ा चैलेंज यही आ रहा है ना कि भाई सीट शेयरिंग फॉर्मूला कैसे तैयार होगा। राजीव जी, कितनी बड़ी चुनौती। बंगाल में अलग अलग धड़े हैं आपके इंडिया नाम के गठबंधन में, उत्तर प्रदेश में बीएसपी साथ आने को तैयार नहीं है, इसके अलावा दिल्ली में जो चल रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच वो साफ ही है। कैसे ये 1-on-1 का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, कैसे सामूहिक नेतृत्व की स्थिति बनेगी? व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, उनका आकलन भी हो रहा है और 450 सीटों का लक्ष्य इसलिए रखा गया है कि कम से कम 450 सीटें, और निसंदेह जब 450 सीटें हम बोलते हैं तो देश की लगभग 100 सीटों के बारे में हमें एहसास है कि वहां एक के मुकाबले एक हो पाना संभव नहीं, लेकिन 450 सीटों में हम 300 से ज्यादा सीटें जीत सकते हैं, इसलिए कि एक के मुकाबले एक होने की स्थिति। देखिए, एक आप स्टैटिस्टिक्स देखिए, आपके स्क्रॉल पर ही चल रहा था, एमपीज इनके ज्यादा हैं, लोकसभा चुनाव में एक प्रचंड जनादेश मिला, एमएलएज हमारे ज्यादा है। निसंदेह उसके बाद भगवा साम्राज्य का जो उतार है वो शुरू हो गया, वो क्षरण शुरू हो गया, मोदी जी का करिश्मा चूकने लगा। इसीलिए कई राज्यों में हम बेहतर स्थिति दर्ज कर पाए और हालात बदल रहे हैं, इसका प्रमाण वो आंकड़ा भी देता। मैं एक बात कहना चाहूंगा, अरुण जी ने एक बात कही, वैसे एनडीए के किसी नेता ने नीतीश कुमार जी पर करप्शन के चार्ज नहीं लगाए, लेकिन अगर इतने पुख्ता सबूत है तो क्यों मरम्मत कर रहे हैं? आ जाइए ना, ईडी और सीबीआई तो आप छींकने और खांसने पर लगा देते हैं, लगा लीजिए, पहली बात। और मेरे पास तो एक पूरी फेहरिस्त है, आपने तो वो नाम बताए जो अभी जुड़े, मैं तो वो नाम बताना चाहता हूं जो इनके साथ बदस्तूर कई महत्वपूर्ण पदों पर हैं, और इसीलिए ये पंकजा मुंडे का चिट्ठी स्कैम है, दाल स्कैम है देवेंद्र फडणवीस का, अर्थक्वेक रिलीफ फंड है, स्कैम है, जीएसपीसी का स्कैम है, ये गुजरात का ही है, हुडको स्कैम है, अनंत कुमार जी तो अब नहीं है, इंडिगो रिफाइनरी का स्कैम है, ये गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री के समय का है, जुदेओ स्कैम है, अब दुनिया में इससे जुड़े कई लोग नहीं हैं, केरला का मेडिकल स्कैम, इसकी काफी इन्होंने चर्चा की, बहुत छोटा सा एक मसला जिसको इन्होंने काफी हवा देने की कोशिश की, लेकिन ललित मोदी के स्कैम में किस तरह से वसुंधरा राजे के राजनीतिक संपर्कों का उन्होंने दुरुपयोग किया, इसके बारे में भी काफी चर्चा है। मेट्रो रेल स्कैम है। ठीक है राजीव जी, विनोद जी ने बता ही दिया, कन्विक्टेड इधर भी हैं उधर भी हैं, वो अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए भले इस्तेमाल कर ले, लेकिन सीट शेयरिंग जो कि सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए होगी, उसमें से यूपी को निकाल दीजिए। मैं केवल एक बात कह रहा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुखराम भी कन्विक्टेड थे टेलीकॉम घोटाले में, लेकिन एनडीए के हिस्सा थे, और कुछ नाम विनोद अग्निहोत्री जी ने नहीं बताए, लेकिन उन्होंने दूसरे चैनल्स पर बताया। इसीलिए ये भ्रष्टाचार का खेल करने का जो ये शौक है, और इसमें लगातार इजाफा, चाहे वो वाटर स्कैम, पानी पी पी कर कोस रहे थे ये लोग उस समय में। नहीं, ठीक बात है राजीव जी कि सब अपने आप को पाक साफ बताते हैं, लेकिन पाक साफ इधर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाक साफ नहीं है, उधर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुंबई पर लौट आते हैं, क्योंकि मुंबई इस समय बड़ा विकट प्रश्न है आपके लिए भी और एनडीए के लिए भी। जूही जी, मुझे नहीं